नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। उत्तर प्रदेश चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अभी तैयारी तो नहीं शुरू हुई है, मगर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने योगी आदित्यनाथ को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिया है एक तरह से। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो मायावती बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। मगर एक और दल जो उत्तर प्रदेश की तरफ कदम बढ़ा चुका है, बिहार में, जिसने अपना कदम रखा और उसमें 2020 विधानसभा चुनाव में कामयाबी भी हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी का नाम है AIMIM, यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब जो एक अहम बात है कि योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या एक ऐसी वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ योगी आदित्यनाथ ने की है। और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते भी हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया है तो बीजेपी कार्यकर्ता उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है, और ये भी बता दूं कि ये उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक भाषण में ये बात साफ तौर से कही थी कि वो योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया था और योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के इस चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ तौर से असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा नेता बताया। साथ ही यह भी कहा कि आपका बड़ा जनाधार है, मतलब पब्लिक आपको बहुत पसंद करती है। यह बहुत गौर करने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ जैसा वक्ता, वैसा मुख्यमंत्री जो कि कटाक्ष करने में महारत रखते हैं, जो कि कटाक्ष करने में कुछ सोचते नहीं, वो इंसान असदुद्दीन ओवैसी जो कि घोर विरोधी हैं दूसरे के, उनकी इस तरह से तारीफ कर रहा है जैसे उनको प्रोजेक्ट कर रहा हो। तो ये बात बहुत सोचने और समझने वाली है। समझने वाली क्या है? समझने वाली यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को योगी आदित्यनाथ एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ये एक तरह से घोषणा कर दी है कि वो 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि 100 सीट ऐसा है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां मुसलमानों का वोट मायने रखता है। मतलब अगर मुसलमान का वोट एक तरफा पड़ जाए तो ये 403 में 100 सीट ऐसे हैं जहां पर जीत उनकी लगभग पक्की हो, जिनको मुसलमान वोट दे दें पूरी तौर से। तो यहां पर मामला यह है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये दोनों में आपस में टक्कर है। सबसे बड़ा चेहरा अगर कहा जाए अभी मुसलमानों का वोट जो पड़ना है, वो यही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ मुसलमानों का रुझान ज्यादा है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो प्रोजेक्ट किया है, ओवैसी को बड़ा नेता बताया, जनाधार वाला नेता बताया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही नजर आती है कि असदुद्दीन ओवैसी को आगे करके मुसलमान के वोट को बांटना योगी आदित्यनाथ की सोच हो सकती है। क्योंकि अगर मुसलमान के सामने यह बात साबित हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री अगर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है कि वो एक बड़ा चेहरा है, वो जन नेता है, उनको जनाधार है, तो मतलब है कि वो एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि मुसलमानों का ध्यान ओवैसी की तरफ बढ़े और ओवैसी को लोग वोट करें। अब बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी में कितना दम है और वो कहां कहां चुनाव जीत चुकी है। तो ओवैसी की बात करें तो
ये बेसिकली तेलंगाना, यानी तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ये तेलंगाना की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और इनका खास प्रभाव हैदराबाद और उसके इलाके में है जो मुसलमान का इलाका है वहां। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेलंगाना से सिर्फ 7 सीट, यानी उनके सिर्फ 7 विधायक वहां से जीते हैं, जहां इनका मेन जड़ है, कहा जाए जहां से इनका ओरिजिन है, वहां इनके 7 विधायक हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राज्य से बाहर भी कदम रखा, और एक तो खुद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, यानी एमपी बने, और इनके दूसरे कैंडिडेट हैं सैयद इम्तियाज जलील औरंगाबाद महाराष्ट्र से चुनाव जीतकर, लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। यानी कि 2 सांसद और 7, जिसमें के 7 विधायक तेलंगाना से, 1 एमपी यानी सांसद तेलंगाना से खुद असदुद्दीन ओवैसी, और 1 सांसद महाराष्ट्र से सैयद जलील इम्तियाज। ये तो वहां की बात हो गई। तो ये तो हो गया कि उस वक्त की बात कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में कितने विधायक हैं। अब बिहार में 2020 में भी उन्होंने बिहार में भी कदम रखा, और यहां बिहार से उन्होंने 20 सीट पर चुनाव लड़े, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका जो कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार कहलाता है। वहां उस इलाके यानी कि सीमांचल के इलाके से 20 विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 उन्होंने जीत हासिल की, 5 पर। मगर यह बात भी अपने आप में सच्चाई है कि उन्होंने जितनी सीटें जीती, उन्होंने एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव का जो जीत की तरफ बढ़ता हुआ रथ था, उसको ओवैसी ने एक तरह से रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि ओवैसी 5 सीट पर जीते, और यह माना जाता है कि लगभग 6-7 सीट पर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को हराने का भी काम किया है। और यही सारी वजहें हैं कि उन पर यह भी आरोप लगे कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, क्योंकि उनके वजह से जो फायदा हो रहा है इनडायरेक्टली बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो कैडर वोट है, वो सिर्फ बीजेपी को जाता है। मगर जब असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वो बीजेपी के अगेंस्ट पड़ने वाले वोट को ही वोट बैंक में ही सेंध मारता है। अब जैसे महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का ही वोट बैंक उन्होंने सेंध मारकर खींचा, ना कि बीजेपी का एक भी वोट उनको मिला होगा। बीजेपी भी ये मानकर चलती है कि मुसलमान का वोट तो हमें मिलना नहीं है। तो ये बात अपने आप में सच्चाई, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उनको एक तरह से ओवैसी को प्रोजेक्ट किया है, ताकि वो फिर आगे चलकर चुनाव में इसका लाभ ले सकें और समाजवादी पार्टी को मिलने वाले मुसलमान के वोट को उधर से खींचकर ओवैसी की तरफ डलवा दें। टोटल 6 पार्टी के साथ मिलकर ओवैसी ने वहां चुनाव लड़ा, और वहां राजद को, खास के महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाया। बल्कि लोगों का, एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने में एक तरह से ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ रहा। अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं तो बंगाल की तरफ बढ़िए। तो बंगाल में जिस तरह से उन्होंने बिहार में वोट काटा था, बंगाल में वो काटने में सफल नहीं रहे, बल्कि ये एक तरह से संदेश कहा जा सकता है कि बिहार से सबक लेते हुए शायद पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने ओवैसी को नकार दिया। अब वापस यूपी की बात करें तो यूपी के मुसलमानों का वोट काटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये तारीफ की, उनको एक बड़ा नेता बताया। ओवैसी 2017 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े थे, और उन्होंने 38 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 37 की जमानत जब्त हो गए। सिर्फ एक कैंडिडेट इनका जमानत अपनी बचा सका था, 37 की जमानत भी जब्त हो गए। और इनका जो टोटल वोट जो उत्तर प्रदेश में इनको मिला था, वो करीब टोटल जो वोटिंग हुई थी उसका 2.5% वोट ओवैसी की तरफ आया था। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा सीट हैं। 403 में चूंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी, तो 403 में बीजेपी ने
384 यानी 384 कैंडिडेट उतारा था, जिसमें 324 सीट बीजेपी ने जीता था। बहुजन समाज पार्टी एक तरह से देखा जाए तो बैकफुट पर नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी उतना ज्यादा कंटेस्ट में नहीं दिखेगी, जैसा कि एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार जो टक्कर जो भी होगी वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच होगी, क्योंकि मुसलमानों का लगभग कहा जाए तो 100% वोट ऐसा माना जा रहा है कि वो अखिलेश यादव को मिलेगा। और यही एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह दिख रही है कि योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की इतनी ज्यादा तारीफ की है, उन्हें बहुत बड़ा नेता, जनाधार वाला नेता, और न जाने कितनी बातें उनके फेवर में की हैं ताकि कि वो एक बड़ा चेहरा बनकर लोगों को नजर आए और मुसलमानों को ऐसा लगे कि ये हमारे बहुत बड़े नेता हैं। और अगर मुसलमानों को ऐसा लग गया तो 100 सीट पर अगर मुसलमानों के वोट का डायरेक्शन बदलता है तो ओवैसी मुसलमानों का वोट काटने में फिर कामयाब होते हैं। और इसका सबसे ज्यादा अगर हर्जाना किसी को भुगतना होगा तो वो अखिलेश यादव को, और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बड़ी रणनीति के साथ ये एक तरह से कहा जाए तो चुनावी स्टंट किया है और ये सारा माहौल क्रिएट किया है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुसलमान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने वाली पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, यानी मायावती की पार्टी, जिसने 97 उम्मीदवार मुसलमान को टिकट दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने 67 को सीट दिया था, मतलब उम्मीदवारी दी थी। 67 मुस्लिम को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन विधानसभा पहुंचने वाले टोटल कैंडिडेट मुसलमान 24, यानी अभी यूपी के विधानसभा में 24 मुसलमान विधायक हैं। अब इस बार प्रोजेक्ट हो रहे हैं ओवैसी, पिछली बार भी थे और इस बार थोड़ा बड़ा रूप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी हिम्मत इसलिए बढ़ी है क्योंकि बिहार में उन्होंने 5 सीट जीता है और 5 सीट जीतना मायने रखता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार के चुनाव में उनकी रणनीति अब कैसी होगी ये तो वक्त के साथ तय होगा। 2017 के चुनाव में देवबंद, जो कि पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से भी बीजेपी जीती थी। तो ये बहुत अहम है कि वोट कितना बढ़ता है, किनके बीच बढ़ता है। जैसा कि बिहार में मुस्लिम बहुल इलाके खासकर सीमांचल में हुआ, वहां 5 सीट पर AIMIM के विधायक यानी कि ओवैसी के विधायक जीते और 6 से 7 सीट पर उन्होंने हराने का भी काम किया है राजद को। अब अगर हम बात करते हैं कि यूपी में, तो यूपी में कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि प्रियंका गांधी के छत्र छाया में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उधर अखिलेश यादव अपनी तैयारी पर हैं, उन्होंने साफ कर दिया है। तो अब इन पूरे माहौल के बीच में ओवैसी को जो प्रोजेक्ट किया गया है, मुसलमान उसको कितना सीरियस लेते हैं, मुसलमान ओवैसी को कितना बड़ा समझते हैं, और उनको बड़ा समझते हुए अगर वो अपना वोट उस तरफ बहाते हैं तो अखिलेश यादव को का कितना नुकसान होगा, योगी आदित्यनाथ का कितना फायदा होगा, ये सारा कुछ वक्त के साथ तय होगा। मगर इतना जरूर है कि ये एक बड़ी रणनीति योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव चल दिया है। अब वक्त जब आएगा चुनाव का तब सारी बातें होंगी, मगर अभी की समीक्षा और अभी के विश्लेषण और अभी की बातों से यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव खड़े हैं और अखिलेश यादव की काट बनाकर उनके वोट में सेंध मारने के लिए ओवैसी को योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट किया है। तो इस तरह हम और भी विषयों पर और भी दिन चर्चा करेंगे। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, उस पर अपना कमेंट और सुझाव दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।